नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज कई दिलचस्प स्रोत हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते, नीति आयोग की सिफारिशें भी हैं और टेक जगत से भी कुछ खबरें हैं। जी हाँ, काफी मिला जुला सा है आज। हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो विश्लेषण है, वो आपके सामने रखें, ताकि जो आजकल चल रहा है भारत और दुनिया में, उसकी एक साफ तस्वीर बन सके। बिल्कुल। हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का गणित कैसे बदल रहा है, सिंगापुर के साथ हमारे रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं, हाँ, और दालों के मामले में आत्मनिर्भरता की क्या स्थिति है, हेल्थ केयर में एआई कैसे आ रहा है, और वो एक गंभीर मुद्दा राजनीति में अपराध, उस पर ताजा रिपोर्ट क्या कहती है। तो कुछ झलकियां, क्या भारत में वाकई बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, मतलब फर्टिलिटी रेट गिर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। सिंगापुर के साथ किन नए एरियाज में पार्टनरशिप हो रही है, और जो हमारे चुने हुए नेता हैं उनके रिकॉर्ड पर एडीआर की रिपोर्ट क्या चिंताएं दिखा रही हैं? जी, ये सब काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में आए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS 2023 रिपोर्ट की। हाँ, SRS रिपोर्ट। ये SRS रिपोर्ट जो है, ये भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय का एक बहुत बड़ा सर्वे है, शायद दुनिया के सबसे बड़े सर्वे में से एक। जी हाँ, और ये हमें हर साल जन्म और मृत्यु दर के जो आंकड़े देता है, वो देश की नब्ज समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, और इन आंकड़ों में कुछ खास शब्द आते हैं। एक्सपर्ट जी, शायद आप उन्हें थोड़ा समझा सकें। हाँ जरूर, देखिए कुछ टर्म्स बार बार आएंगे। एक है TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर। आसान भाषा में एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। अच्छा। फिर है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर, यानी 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही मर जाते हैं। इसी तरह U5MR है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। ओके। और CBR यानी क्रूड बर्थ रेट, साल के बीच में प्रति 1000 लोगों पर कितने जीवित जन्म हुए। और CDR क्रूड डेथ रेट, प्रति 1000 लोगों पर कितनी मौतें हुई। और एक SRB भी है। हाँ, SRB यानी सेक्स रेशियो एट बर्थ, जन्म के समय लिंगानुपात, प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां जन्म ले रही हैं। ठीक है, तो अब जो ताज़ा आंकड़े आए हैं SRS 2023 के, वो क्या कह रहे हैं? कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं? हाँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। सबसे पहले TFR की बात करें। राष्ट्रीय स्तर पर TFR अब घटकर 1.9 हो गया है। 1.9? ये तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है, जिससे आबादी स्थिर रहती है। तो हम अब उससे नीचे आ गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन राज्यों में फर्क होगा शायद। बहुत ज्यादा। बिहार में ये अब भी 2.8 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। वहीं दिल्ली में सबसे कम, सिर्फ 1.2 है। ओह, 1.2? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी। अब IMR की बात करें, शिशु मृत्यु दर। राष्ट्रीय स्तर पर ये 25 है। 25 प्रति 100 जीवित जन्म। हाँ, ये 2022 में 26 और 2018 में 32 था, तो सुधार तो हुआ है। ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ भी राज्यों में भारी असमानता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ ये 37 के आसपास है। 37? हाँ, और दूसरी तरफ केरल है, जहाँ ये सिर्फ 5 है। 5? मतलब कहाँ 37 और कहाँ 5? जी, यही सबसे चिंताजनक बात है। इसका मतलब है कि कुछ राज्यों में पैदा होने वाले हर करीब 27 बच्चों में से एक बच्चा 1 साल भी पूरा नहीं कर पाता, जबकि केरल में यह आंकड़ा 200 में से 1 है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये तो सीधे सीधे स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत बयान कर रहा है। बिल्कुल। और UFMR यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, वो भी घटकर 29 हो गई है, जो पहले 30 थी। इसमें खासकर बच्चियों की मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है। और जन्म दर, मृत्यु दर, CBR और CDR? CBR राष्ट्रीय स्तर पर 18.4 है। यहाँ भी बिहार 25.8 सबसे ऊपर और तमिलनाडु 12.0 सबसे नीचे है। CDR राष्ट्रीय स्तर पर 6.4 है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, दिल्ली में सबसे कम। और लिंगानुपात, SRB? उसमें कुछ सुधार है। हाँ, वो सुधरा है। 2020-22 में 914 था, अब 2021-23 के लिए 917 हो गया है प्रति 1000 लड़कों पर। ये अच्छी खबर है। जी, लेकिन यहाँ भी राज्यों में बड़ा फर्क है। छत्तीसगढ़ में 974 है, बहुत अच्छा, लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ 868 है। ओह। और ग्रामीण इलाकों में 914 है, शहरी इलाकों में 925।
तो ये सारे आंकड़े, मतलब TFR का गिरना, IMR में सुधार लेकिन भारी असमानता, SRB का सुधरना, ये सब क्या इशारा कर रहे हैं? इनके मायने क्या है? देखिए, TFR का 2.1 से नीचे जाना एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में भारत की आबादी शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी और हो सकता है कि कुछ दशकों में घटने भी लगे। तो फिर वो जनसंख्या विस्फोट वाली चिंता खत्म? उस तरह की चिंता शायद कम हो, लेकिन नई चुनौतियां आएंगी। जैसे काम करने वाली उम्र की आबादी कम होगी और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, इकोनॉमी पर, सोशल सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब पर दबाव बढ़ेगा। और IMR, U5MR में जो सुधार है वो दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, टीकाकरण बढ़ा है, पोषण सुधरा है। लेकिन वो असमानता, केरल और MP, UP, छत्तीसगढ़ के बीच का फासला, वो गहरी चिंता का विषय है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा। अमीर गरीब राज्यों का फर्क, शहरी ग्रामीण फर्क साफ दिखता है। नीति बनाने वालों के लिए ये एक सीधा संदेश है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और SRB कि भविष्य की योजनाएं कैसे बनानी है। बिल्कुल, ये जनसांख्यिकी के रुझान समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चलते हैं। भारत सिंगापुर संबंध। जी, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत आए थे। ये मौका भी खास था। भारत सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए। हाँ, 60 साल एक लंबा समय है। और इस विजिट के दौरान एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या CSP, उसके लिए एक भविष्य का रोड मैप अपनाया गया है। जी, CSP ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने गहरे और महत्वपूर्ण हैं। इस रोड मैप में किन बातों पर जोर है? इसमें 8 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की बात है। ये काफी व्यापक है। 8 क्षेत्र कौन कौन से? पहला तो है आर्थिक सहयोग। इसमें जो हमारा CECA एग्रीमेंट है सिंगापुर के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हाँ, वो काफी पुराना है। जी, उसकी तीसरी समीक्षा। और आसियान भारत माल व्यापार समझौता AITIGA, उसकी समीक्षा 2025 तक पूरी करने पर जोर है। साथ ही भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को सिंगापुर का समर्थन और कैपिटल मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ाना भी शामिल है। सेमीकंडक्टर, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। दूसरा क्षेत्र है अंतरिक्ष। भारत का IN स्पेस और सिंगापुर का स्पेस ऑफिस मिलकर काम करेंगे। अच्छा। तीसरा रक्षा और सुरक्षा। यहाँ पारंपरिक सहयोग तो है ही, साथ में नई टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन, मानव रहित जहाज, इनमें रक्षा तकनीक सहयोग को गहरा करना है। वाह, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। हाँ, और आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। चौथा क्षेत्र क्या है? डिजिटलीकरण। हाँ, ये बहुत अहम है। डिजिटल फाइनेंस, फिनटेक में सहयोग, साइबर सुरक्षा और कैपिटल मार्केट लिंकेज। और जो UPI पे नाउ लिंक है, हाँ, जिससे भारत से सिंगापुर पैसे भेजना आसान हुआ है, बिल्कुल, उसकी क्षमता को और बढ़ाना। ये तो आम लोगों के लिए भी फायदेमंद है। जी। पांचवा है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। चेन्नई में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलकर बना रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स पर जोर। हाँ। छठा है स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी। इसमें ग्रीन एनर्जी पर काफी फोकस है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इनमें मिलकर काम करना। ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया उत्पादन, वाटर मैनेजमेंट, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब पर भी सहयोग बढ़ेगा। काफी कुछ है सस्टेनेबिलिटी में। जी। सातवां है कनेक्टिविटी। सिंगापुर पोर्ट और भारत के पोर्ट्स के बीच एक ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बनाने की बात है। मतलब जहाजों की आवाजाही को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और टेक्नोलॉजी आधारित बनाना। इंटरेस्टिंग। और आठवां है स्वास्थ्य और चिकित्सा। इसमें डिजिटल हेल्थ, बीमारियों की निगरानी, डिजीज सर्वेलेंस में सहयोग बढ़ाना है। और नौवां जो हमेशा अहम रहता है वो है लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो ये 8-9 क्षेत्र मिलकर एक बहुत ही मजबूत साझेदारी का खाका खींचते हैं। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस CSP की प्रगति को हर साल रिव्यू करने के लिए एक भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज, मिनिस्टेरियल राउंड टेबल बनाने पर भी सहमति जताई है। यानी इसे संस्थागत रूप दिया जा रहा है। जी, ताकि ये सिर्फ कागज पर ना रह जाए, बल्कि इसकी नियमित निगरानी हो और ये आगे बढ़े। ये दिखाता है कि दोनों देश इस साझेदारी को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें पारंपरिक क्षेत्रों के साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी, स्थिरता, ये सब शामिल है। हाँ, ये साझेदारी काफी व्यापक और भविष्योन्मुखी लग रही है। चलिए अब सिंगापुर से वापस भारत की जमीन पर आते हैं और बात करते हैं दालों की। दालें,
प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत। ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। हाँ, आत्मनिर्भरता। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। करीब 28% वैश्विक उत्पादन हमारे यहाँ होता है और हम सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। फिर भी आत्मनिर्भरता की बात क्यों? क्योंकि हम जितना उगाते हैं उससे ज्यादा खाते हैं। हमें अब भी दालें आयात करनी पड़ती हैं और दालों का महत्व दोहरा है। दोहरा कैसे? एक तो पोषण सुरक्षा। ये पौधे आधारित प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत हैं, खासकर हमारी बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए। सही कहा। दूसरा महत्व है पर्यावरण और सतत विकास के लिहाज से। दालें अपनी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। हाँ, वो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन को देती हैं। बिल्कुल। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक खाद की जरूरत कम होती है और दूसरी फसलों के मुकाबले ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी कम करती हैं। तो ये तो किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, लेकिन फिर भी उत्पादन में कई चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? हम सबसे बड़े उत्पादक होकर भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कम उत्पादकता यानी यील्ड। भारत में प्रति हेक्टेयर औसत दाल उपज सिर्फ 0.74 टन है, जबकि दुनिया का औसत 0.97 टन है। ओ, काफी कम है। जी, मतलब हम उसी जमीन पर कम दाल उगा पा रहे हैं। दूसरी बात, किसान अक्सर उन फसलों की तरफ जा रहे हैं जिनमें उन्हें ज्यादा मुनाफा दिखता है, जैसे केला, कपास, गन्ना, सोयाबीन। हाँ, मार्केट रेट का असर। बिल्कुल। इससे दालों का बुआई क्षेत्र यानी रकबा धीरे धीरे कम हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 से 2023-24 के बीच रकबा 10.5% घट गया। और उत्पादन भी 2 सालों में 11.2% घट गया। ये तो चिंता की बात है। और तीसरी बड़ी चुनौती है मौसम पर निर्भरता। करीब 80% दालें बारिश पर आधारित क्षेत्रों में उगती हैं, तो अगर मानसून ठीक नहीं रहा तो फसल पर सीधा असर पड़ता है। तो उपज कम, रकबा घटता हुआ और मौसम का जोखिम। तो नीति आयोग की रिपोर्ट क्या सुझाव दे रही है? रिपोर्ट 2 तरह के विस्तार की बात करती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन। क्षैतिज विस्तार मतलब खेती का क्षेत्र बढ़ाना। इसके लिए सुझाव हैं कि जहां चावल की खेती के बाद जमीन खाली रहती है, राइस फैलो लैंड्स, वहां दालें उगाई जाएं। गन्ने जैसी फसलों के साथ दालों की इंटरक्रॉपिंग की जाए। जहां चावल गेहूं की फसल प्रणाली है, उसमें दालों को शामिल किया जाए। और एक क्वाड्रेंट स्ट्रैटेजी की भी बात है शायद। हाँ, वो एक दिलचस्प सुझाव है। जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा जाए। उच्च क्षेत्र उच्च उपज, उच्च क्षेत्र कम उपज, निम्न क्षेत्र उच्च उपज और निम्न क्षेत्र कम उपज। इससे हर जिले की जरूरत के हिसाब से लक्षित योजना बनाई जा सकती है। कहाँ रकबा बढ़ाना है, कहाँ उपज बढ़ानी है, कहाँ दोनों पर काम करना है। ये तो हुई क्षेत्र बढ़ाने की बात। अब ऊर्ध्वाधर विस्तार। वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब है प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाना। इसके लिए बेहतर किस्म के बीज इस्तेमाल करना, आधुनिक मशीनरी का उपयोग, खेती के सही तरीके अपनाना और कीट और रोगों से फसल को बेहतर तरीके से बचाना। बीजों की क्वालिटी पर खास जोर होगा। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि हमें ऐसी किस्में विकसित करनी होंगी जो जलवायु परिवर्तन को झेल सकें, कम समय में तैयार हों, ज्यादा पौष्टिक हों, कीटों और बीमारियों से लड़ सकें और जिनकी कटाई मशीन से हो सके। इसके लिए ब्रीडिंग और जीनोमिक्स का इस्तेमाल करना होगा। और ये बेहतर बीज किसानों तक पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए सुझाव है कि FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज हब बनाए जाएं। अच्छा, हर ब्लॉक में एक बीज गांव जैसा। हाँ, ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, बीज उपचार किट मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी। इसे बीज सब्सिडी से भी मदद मिलेगी। तो ये सब मिलकर दालों में आत्मनिर्भरता लाने में मदद करेंगे। बिल्कुल जी, लक्ष्य यही है। दालें पोषण और पर्यावरण दोनों के लिए अहम हैं। बिल्कुल। चलिए दालों से अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य के मेल की तरफ। हाँ, AI इन हेल्थ केयर। भारत हाल ही में हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क यानी GRN में शामिल हो गया है। इसमें UK, सिंगापुर जैसे देश पहले से हैं। जी, हेल्थ AI GRN ये जेनेवा में स्थित एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट संगठन है। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य काम है कि AI से चलने वाले जो स्वास्थ्य नवाचार हैं उन तक सबकी बराबर पहुंच हो, और ये AI के गवर्नेंस और रेगुलेशन पर फोकस करता है। मतलब AI को स्वास्थ्य में कैसे सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए,
इस पर नियम बनाना और अनुभव साझा करना। बिल्कुल। और सदस्य देशों को एक फायदा ये मिलता है कि उन्हें दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए जो एआई आधारित समाधान रजिस्टर हुए हैं, उनके एक ग्लोबल पब्लिक रिपोजिटरी भंडार तक खास पहुंच मिलती है। तो इससे भारत को अपनी इंडिया एआई रणनीति में मदद मिलेगी? जी हाँ, और स्वास्थ्य सेवा में एआई की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कैसे? क्या उम्मीदें हैं एआई से हेल्थ केयर में? देखिए, एआई स्वास्थ्य सेवा देने के तरीके को बदल सकता है। हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है, स्वास्थ्य का खर्चा बढ़ रहा है। एआई डेटा का इस्तेमाल करके देखभाल को ज्यादा कुशल, प्रभावी और मरीज केंद्रित बना सकता है। जैसे दवा खोजने की प्रक्रिया को तेज करना, क्लिनिकल ट्रायल्स को बेहतर बनाना और हर मरीज की जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट तैयार करने में मदद करना। और रोजमर्रा की देखभाल में? वहाँ भी वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट्स, रिमोट मॉनिटरिंग टूल्स के जरिए लगातार देखभाल और मरीज से बेहतर जुड़ाव, पेशेंट एंगेजमेंट संभव हो सकता है। सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है भी, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या चुनौतियां हैं एआई को हेल्थ केयर में लाने में? सबसे बड़ी चुनौती है डेटा। हेल्थ डेटा बहुत ही संवेदनशील होता है। हाँ, प्रिवेसी का मुद्दा। बिल्कुल। और अक्सर ये डेटा अलग अलग सिस्टम में बंद होता है, साइलो में, एक जैसा नहीं होता, इनकंसिस्टेंट। और एआई मॉडल बनाने के लिए सीधे इस्तेमाल लायक नहीं होता। डेटा की क्वालिटी और उस तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। और दूसरी चुनौती है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के स्किल्स। डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों को एआई वाले सिस्टम समझने और उन्हें भरोसे के साथ इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग और अपस्किलिंग की जरूरत होगी। ये एक बड़ा निवेश है। हाँ, ये तो है। और तीसरी, शायद सबसे अहम चुनौती है नैतिकता और रेगुलेशन की। एआई कितना सुरक्षित है, कहीं उसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह, बायस तो नहीं है? अगर एआई कोई गलती करता है तो जवाबदेही किसकी होगी? और इन एआई टूल्स की लॉन्ग टर्म निगरानी कैसे होगी? ये सब सवाल हैं। बिल्कुल। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें भी हैं। क्या सिफारिशें हैं? यही कि डेटा का इस्तेमाल पूरी तरह नैतिक और पारदर्शी हो। इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शुरू से शामिल हों। एक मजबूत तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर बने और सबसे जरूरी, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन अनुसंधान हो, ताकि ये पता चल सके कि कौन से एआई समाधान वाकई में सुरक्षित, भरोसेमंद और फायदेमंद हैं। जी, सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लागू करना और उसके असर को समझना जरूरी है। संतुलन साधना होगा। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की क्षमता और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन। अच्छा, अब कुछ और अहम खबरें हैं जिन पर हम तेजी से नजर डालेंगे, एक तरह का रैपिड फायर राउंड। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति के अपराधीकरण की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट आई है। जी, एडीआर समय समय पर नेताओं के रिकॉर्ड का विश्लेषण करती रहती है। इस ताज़ा रिपोर्ट में देश भर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया है। और क्या निकला इस विश्लेषण में? रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 47% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 47% यानी लगभग आधे। हाँ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से 27% मंत्रियों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गंभीर मामले मतलब? जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इस तरह के संगीन आरोप। ओह, ये तो बहुत गंभीर आंकड़ा है। रिपोर्ट इसके कारण क्या बताती है? ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये निष्कर्ष और कारण एडीआर की रिपोर्ट पर आधारित है। हाँ, रिपोर्ट में कुछ संभावित कारणों का जिक्र है, जैसे बाहुबल और आपराधिक गठजोड़ का इस्तेमाल, चुनाव में धनबल का बढ़ता प्रभाव, पहचान की राजनीति, कानूनों का कमजोर होना या उनका ठीक से लागू न होना, और धीमी न्यायिक प्रक्रिया। सामाजिक आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, जैसे गरीबी और शिक्षा। जी, और रिपोर्ट इसके प्रभावों पर भी चिंता जताती है। फिर से ये रिपोर्ट के विचार हैं, जैसे कि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन का क्षरण होता है, लोगों को न्याय मिलने में बाधा आ सकती है और एक तरह से अपराधियों की सरकार बनने का खतरा पैदा होता है। ये गंभीर चिंताएं हैं। क्या इससे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? हाँ, रिपोर्ट में उन कदमों का भी जिक्र है, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) है, जो कुछ अपराधों में दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने से रोकती है। और सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले आए हैं। जी, जैसे एडीआर का 2002 का फैसला,
पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018, लिली थॉमस केस 2013, जिनमें उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने और पार्टियों को ऐसे उम्मीदवारों को चुनने का कारण बताने के निर्देश दिए गए हैं। तो कानूनी और न्यायिक स्तर पर प्रयास हुए हैं। हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट में दी गई जानकारी और उठाए गए कदमों का उल्लेख कर रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार बहस और निगरानी की जरूरत है। सही कहा। चलिए अब तेजी से कुछ और खबरों पर। मिशन मौसम। हाँ, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2024 में लॉन्च किया है। इसे IMD, NCMRWF, IITM मिलकर लागू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? मौसम और जलवायु सेवाओं को बेहतर बनाना, खासकर कृषि, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए। इसके तहत जम्मू कश्मीर में 4 नए मौसम रडार भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मौसम पूर्वानुमान को और सटीक बनाने की कोशिश? जी। फिर है NIRF 2025 रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हाँ, ये हर साल आती है शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग। इसे शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। इस बार भी IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है और IISc बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। इसके 5 पैरामीटर होते हैं मूल्यांकन के, जैसे टीचिंग लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम वगैरह। जी। अगली खबर हरियाणा से। वहां भारत के सबसे बड़े ली आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ली आयन बैटरी, जो आज का सब जगह है, फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। हाँ, ये प्लांट जब पूरी तरह चालू हो जाएगा तो साल में करीब 20 करोड़ बैटरी पैक बना सकेगा। 20 करोड़? हाँ, जो भारत की सालाना जरूरत का लगभग 40% है। ये केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC योजना के तहत बना है। ये तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर EV बैटरी के लिए। ली आयन तकनीक में लिथियम आयन चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड ग्रेफाइट और कैथोड लिथियम ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड के बीच घूमते हैं। इसके फायदे तो हैं, जैसे हाई एनर्जी डेंसिटी, हल्का वजन। जी, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे सप्लाई चेन की निर्भरता, खासकर चीन पर, सुरक्षा के खतरे, आग लगने का डर और पर्यावरण पर असर, माइनिंग से लेकर रिसाइकलिंग की कमी तक। EMC योजना 2012 में आई थी, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सही। अगली खबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से संबंधित। उनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जी। एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद। वो शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में गहरा विश्वास रखते थे। ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे, राष्ट्रसंघ में भारत के प्रतिनिधि, सोवियत संघ में राजदूत और फिर भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने। उनका काम पूर्वी और पश्चिमी दर्शन की तुलना पर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ उनकी प्रमुख किताबें हैं। ज्ञान, प्रतिबद्धता, समर्पण उनके जीवन के मूल्य थे। बिल्कुल। अब कोयला मंत्रालय से जुड़ी 2 पहलें हैं, LIVES और आर्था। LIVES और आर्था, ये क्या है? इन्हें कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह में लॉन्च किया गया। LIVS एक गाइड है कि खदानों को बंद करते समय कैसे जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके अपनाए जाएं, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप हों। यानी माइंस को बंद करने का सही तरीका। हाँ, और आर्था एक ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है। इसका मकसद है कि जो खदानें बंद हो चुकी हैं और जिन्हें सुधारा गया है, रिक्लेम्ड माइंस, उन्हें उत्पादक और पर्यावरण अनुकूल संपत्ति में बदलने के लिए निवेश आकर्षित किया जा सके। अच्छा, बंद खदानों को फिर से उपयोगी बनाना, ये अच्छी पहल है। जी। अगली खबर है डोपिंग से जुड़ी। मिथानडाइनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। ये कोई दवा है? ये दवा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL और NIPER गुवाहाटी ने मिलकर एक दुर्लभ रेफरेंस मटेरियल RM विकसित किया है। रेफरेंस मटेरियल? हाँ, RM मतलब किसी दवा या उसके मेटाबोलाइट, शरीर में दवा टूटने के बाद बना पदार्थ का एकदम शुद्ध रूप। ये डोप टेस्ट को सटीक बनाने के लिए जरूरी होता है। NDTL को WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित 450 से ज्यादा पदार्थों का पता लगाना होता है और उसके लिए ये RM बहुत महत्वपूर्ण है। ये खास RM मिथानडाइनोन जैसे स्टेरॉइड के इस्तेमाल का पता लगाने में मदद करेगा। अच्छा, तो ये एंटी डोपिंग टेस्ट को और पुख्ता बनाने के लिए है। जी। अब आयुर्वेद की बात। FSSAI और आयुष मंत्रालय ने मिलकर आयुर्वेद आहार उत्पादों की एक पक्की लिस्ट जारी की है। आयुर्वेद आहार? हाँ, ये खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनियम 2022 का हिस्सा है। इससे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं,
उन्हें साफ नियम मिलेंगे कि आयुर्वेद आहार के नाम पर क्या बेचा जा सकता है और ग्राहकों को प्रामाणिकता और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। ये किस आधार पर तय हुआ है? ये शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है। लिस्ट में कई तरह के पारंपरिक व्यंजन और पेय शामिल हैं, जैसे अंगार करकटी, गेहूं के पके हुए गोले, कृषर, खिचड़ी, पानक, फलों के पेय, दही, दही आधारित और गुलकंद। गुलकंद भी? अच्छा। हाँ, और इसके लिए खास लोगो भी बनाया गया है जिसमें आ और ए अक्षर मिले हुए हैं। 5 पत्तियां हैं जो 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का प्रतीक है और हरा रंग है। ये तो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक मानकों से जोड़ने की अच्छी कोशिश है। बिल्कुल। अगली खबर है हॉल मार्किंग से जुड़ी, लेकिन इस बार चांदी के लिए। चांदी पर हॉल मार्किंग? अभी तक तो सोने पर ही अनिवार्य थी। हाँ, सोने पर अनिवार्य है। चांदी के गहनों और कलाकृतियों के लिए अब स्वैच्छिक HUID आधारित हॉलमार्किंग शुरू की गई है। स्वैच्छिक मतलब मर्जी है, अनिवार्य नहीं? जी, फिलहाल स्वैच्छिक है। HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से सोने की तरह ही चांदी की वस्तु की भी ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी और शुद्धता का पता चलेगा। हॉलमार्किंग का मतलब ही है कीमती धातु की शुद्धता का सटीक निर्धारण और उस पर आधिकारिक मोहर। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। हाँ, उद्देश्य यही है, प्रामाणिकता, उपभोक्ता संरक्षण और गुणवत्ता। इसे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो रेगुलेट करता है, जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत आता है। BIS ही मानक बनाता है और उत्पादों को प्रमाणित करता है, जैसे ISI मार्क या हॉलमार्क। ठीक है। और आखिरी संक्षिप्त खबर पूर्वोत्तर से, कुकी यो शांति समझौता। हाँ, मणिपुर में स्थिति चिंताजनक रही है। केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी जोमी और हमार समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय संचालन निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOO समझौता है। ये कब से है? ये 22 अगस्त 2008 से लागू है। हाल ही में इसे फिर से नवीनीकृत किया गया है, यानी आगे बढ़ाया गया है। जिसका मकसद क्या है? मकसद है कि आपस में शत्रुता खत्म हो, राजनीतिक बातचीत शुरू हो और भारत के संविधान के दायरे में एक राजनीतिक समाधान खोजा जाए। पूर्वोत्तर में इस तरह के और भी शांति समझौते हुए हैं, जैसे NLFT समझौता त्रिपुरा में, बोडो समझौता असम में, कार्बी समझौता असम में। तो ये बातचीत जारी रखने की एक कोशिश है। जी, तो ये थी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। काफी विविध खबरें थी आज। हाँ, तो ये थी आज की हमारी पड़ताल, जिसमें हमने जनसंख्या के बदलते रुझानों से लेकर कूटनीति, कृषि, तकनीक, शासन और सामाजिक मुद्दों तक कई अहम पहलुओं को छुआ। मकसद यही था कि मुख्य विवरणों को समझकर हम सब सूचित रह सकें। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखें तो ये सोचना काफी दिलचस्प है कि ये अलग-अलग रुझान आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे SRS रिपोर्ट में जो गिरती प्रजनन दर दिख रही है, वो एक तरह से भारत सिंगापुर सहयोग में कौशल विकास की जरूरत को और रेखांकित करती है, क्योंकि भविष्य में काम करने वाले लोग कम होंगे तो उनका कुशल होना और जरूरी हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा कनेक्शन है। इसी तरह दालों पर जो रिपोर्ट है और LIV SSR था जैसी पहल हैं, वो टिकाऊ कृषि और पर्यावरण की तात्कालिकता को दर्शाती हैं, जो गिरती प्रजनन दर वाले भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और शासन की चुनौतियां, जैसे ADR रिपोर्ट वाली, वो चुनौतियां एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ पारदर्शिता और रेगुलेशन के प्रयास भी दिखते हैं, जैसे चांदी की हॉलमार्किंग या हेल्थ AI नेटवर्क में शामिल होना। ये एक तरह का संतुलन साधने का प्रयास है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जी। एक तरफ हम स्वास्थ्य सेवा में AI जैसी बहुत उन्नत तकनीक लाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए सटीक डेटा, नीतिकता, रेगुलेशन, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ हमारे बुनियादी जनसांख्यिकीय आंकड़े, जैसे SRS रिपोर्ट में हमने देखा शिशु मृत्यु दर IMR या जन्म के समय लिंगानुपात SRB, वो दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जीवन की बुनियादी संभावनाओं में ही कितनी गहरी खाई है। ये विरोधाभास तो है। तो सवाल ये है कि समाज इन नई शक्तिशाली तकनीकों के संभावित लाभों और उनके जोखिमों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है, खासकर तब जब हमारी जमीनी हकीकत इतनी असमान हो। इस सवाल पर सोचने के लिए आज यहीं रुकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।